महोदय, इस सत्र के सदन में मैं पहली बार बोल रही हूँ और शिक्षा पर आज हम वाद विवाद कर रहे हैं। जीवन में परिस्थितियाँ सिखाती हैं, चुनौतियाँ सिखाती हैं, स्ट्रगल्स एजुकेट करते हैं, ऑडशिप्स और बिट्रेयल्स आपको वाइज बनाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ जीवन में आपको मैच्योर करती हैं और बहुत आपको मेंटोर करती हैं। माय ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर मी. My mother was that umbrella which kept us safe and secure during these turbulent times. But my dad was my real hero, without a shadow of doubt, and will always be. I will start by paying a tribute to my late father, Shri Mahipal Maderna, in this house. इस सदन के प्रथम दिन अध्यक्ष महोदय जब शोकाभ्यक्ति पढ़ रहे थे मेरे पिता की और मैं सुन रही थी, जज्बात इस कदर पेचीदा हुए और मैं सोच रही थी कि कितनी अनफॉर्चुनेट, कितनी अभागन हूँ कि इस पल में सुन रही हूँ। शायद किसी और बच्ची को इस दौर से, इस समय से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उसी क्षण में अपने आप को बहुत प्रिविलेज भी महसूस कर रही थी कि कितनी विश्वास के साथ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं कि मैं इस सदन में बैठकर उस शोक का व्यक्ति का हिस्सा बन रही। और जब मैं शाम को गई कलम लेकर कागज़ पर अपने जज्बातों को उतारने के लिए, तो अल्फाजों के पिटारे में मुझे शब्द नहीं मिले। और निदा फाजली की गज़ल मुझे उस वक्त याद आई। वो जब यूरोप में पढ़ने गए, उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी, तो यूरोप की एक लेखिका ने उनसे कहा कि आप अपने पिता के मरने पर अभी भी लिखते हैं? तो निदा फाजली ने कहा कि मैं जिस तबीयत से आता हूँ वहाँ पिता कभी नहीं मरती। हर पिता की मौत में संतान की मौत होती है। और मैं उस गज़ल को इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मेरी आंखें तुम्हारे मंजर में कैद हैं अब तक। मैं जो देखता हूँ, सोचता हूँ, वही देखता हूँ जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामियों की दुनिया थी। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, मैं बैठा हुआ तुम्हें अपनी ही कुर्सी पर पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लर्जिश और नाकामियों के साथ बहता है। तुम्हारी आवाज मेरे जहन में बोलती है, मेरे जहन में रहती है। मेरी लर्जिशों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं और तुम मुझ में यहां जिंदा हो। चाटुकारिता की राजनीति से कोसों दूर सच को सच कहने का साहस रखते थे वो। दल, नीति, व्यक्ति, जो कोई भी किसान विरोधी रहे, उनके प्रखर आलोचक रहे वो। राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा और यही कारण है कि उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों में कटा। धैर्य के महासागर रहे और आशा के पर्याय रहे। 10 शतक के साल में शिकंज और चुनौतियों की बेबसी शायद हमारे चेहरे पर नजर आई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई। उन्होंने मुझे कर्ण की एक किताब महामृत्युंजय दी। कर्ण में विश्वास रखते थे वो। कर्ण वही था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी छल से मारा गया था, जिसका पहिया धंसा और फिर उसके ऊपर कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि आप वार करो, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उस युद्ध भूमि के जीत के लिए कर्ण का मरना अनिवार्य था। इसलिए मैं बड़ी दृढ़ता से विश्वास करती हूं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कर्तव्य और कर्म की चुनौती उन्हें स्वीकार थी। द व्हील ऑफ लाइफ एंड लक वर वेरी हार्ड ऑन हिम, बट मौत के मंजर को भी उन्होंने आंख में आंख डालकर देखा। He was a true fighter. I salute him and I'm a proud daughter of Mahipal Maderna, and this is what will drive उनकी आवाज और दूत बनकर काम करूंगी। It's an incredible loss for us. जान चली गई लेकिन सांसें रह गई। दिल तेरे गम को सह गया कैसे, दिल तेरे गम को सह गया कैसे, आग में फूल रह गया कैसे। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन की 2 अप्रोच होती हैं, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। माहौल, एनवायरनमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीम वर्क, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दिया जाता है। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए,
उसे वो माहौल दीजिए, उसे दोनों एजुकेशन की अप्रोच दीजिए, उसे वो आत्मविश्वास दीजिए, उसे वो क्वालिटी एजुकेशन दीजिए कि वो खड़ी हो सके, अपने लिए बात कर सके। आज जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूं उसे देखकर। हिजाब, आपने देखा होगा, सबने पढ़ा होगा कि कर्नाटका में क्या हुआ और फिर देश के कोने कोने के अंदर उसके साथ क्या, किस तरीके से वो फैला, हाउ कंटेजियस इट बिकेम। ये तो हम अमृतकाल में नहीं आ रहे। दिस इज नॉट न्यू इंडिया, दिस इज नॉट इंडिया एट 75। आज़ादी के बाद का ये परिदृश्य नहीं है। हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज के अखबार में था कि हम अगली साल चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ हम हिंदू मुसलमान, हिजाब बेहिजाब, नकाब बेनकाब पे बात करते हैं। पहले गाने बनते थे बेहिजाब आ गए हो, और अब हिजाब पहन कर आते हैं तो उस पर भी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि बराबर जो कॉग्निटिव अप्रोच है और नॉन कॉग्निटिव अप्रोच बराबर डालने की जरूरत है। हमें उन बच्चियों की अक्ल पे काम करना है, हमें उन्हें पढ़ाना है, उन्हें वो माहौल देना है। पूरे विश्व में हमारा सर झुका। ये नए भारत की कल्पना है। हमारा संविधान हमें के निर्माता हमें अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। तो फिर ये छिटाकशी क्यों? यूनिफॉर्म की बात करने वाले जो कहते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आप नहीं लेकर आएंगे, मैं ये कहती हूं कि चाहे सिंदूर लगाकर आए, चाहे सिख अपनी टर्बन पहनकर आए, उसे एजुकेशन से मत रोकिए। वो बच्ची जिसका हिजाब खींच लिया वो कभी उस शिक्षण संस्थान के द्वार पर नहीं आएगी, आपने उस पर किस प्रकार का प्रहार किया। वो कोर्ट इसलिए गए क्योंकि इनके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे। उनके घर जाइए, उनके एग्जाम लीजिए, उसकी सोच को इतना इंडिपेंडेंट और इतना विकसित करिए कि वो अपने निर्णय स्वयं लेके मेरे को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना। यूनिफॉर्म की बात करने वाले लोग वही लोग हैं जो स्कूल के गरीब कुपोषित बच्चों के मिड डे मील में अंडा नहीं खाने देते। धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिकता की बात करने वाले इन बच्चों को सोची समझी सिस्टमैटिक सोच के साथ इन बच्चों को कमजोर और बोना बना देना चाहते हैं। और आप तकलीफ पता है आपको किस बात की है? इन्हें तकलीफ इस बात की है, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, कोई और लड़की हो या कोई और बच्चा बहुसंख्यकवाद को चुनौती देता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता है क्योंकि पर्दे के पीछे ये हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन सिस्टम्स में इस तरीके से लाना चाहते हैं, पंगु बना देना चाहते हैं। पहले एक नारा दिया था, नहीं होगा महिला पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कहां है मोदी सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले, लाल किले की प्राचीर से बेटियों को और सशक्त करने वाले, आज ये माहौल बन गया है। कौन जिम्मेदार है इस माहौल का देश के अंदर? और 2014 में ही आए थे मोदी जी। कौन सा काल लगा? शनि काल मान लीजिए, राहु काल मान लीजिए, क्या व्यवस्था दी आपने कि 2000 से हमारे फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 14 से स्लिप होता चला गया। 21 के अंदर हम 119 लेकर आए 165 से। फिर मैंने दूसरे फ्रीडम इंडेक्सेस देखे इंडिया के। इकोनॉमिक फ्रीडम पार्टली फ्री, प्रेस फ्रीडम मोस्टली अनफ्री, डेमोक्रेसी इंडिया डिफिकल्ट सिचुएशन। और वो तो हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारी सिचुएशन आज डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के अंदर कितनी डिफिकल्ट हो गई। मैं दूसरा ध्यान आपका ऑनलाइन शिक्षा की तरफ केंद्रित करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि सदन में यहां से आने वाले लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बोलेंगे, और सदन के उपनेता बहुत ड्राफ्ट को बारीकी से पढ़ते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी होती तो ये सब शिक्षा के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते। ऑनलाइन लर्निंग पर भी वो फोकस करती है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। ये भी नीति आयोग एक बायजूस करके एक लेकर आया ऑनलाइन क्लासेस, पूरी की पूरी फ्लॉड थी। जो आपने 4 घंटे के अंतराल पर कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा दिया, सोचा बिना
मजदूरों की क्या हालत हुई, सबकी क्या हालत हुई, वहां शिक्षण संस्थानों में बच्चों की क्या हालत हुई, वो दैन्य है। एक रिपोर्ट कहती है कि 70% लोगों के पास में मोबाइल इंटरनेट नहीं थे, 9% के पास में थे, और वो भी जब पिता घर पे आते तो मिलते, और लड़कियों को तो वो भी नहीं मिलते थे। और ऑनलाइन कक्षा में क्या होता है, यूट्यूब पे आप देखते हैं, सुनना चाहो तो सुनो, नहीं सुनना चाहो तो मत सुनो, कुछ सुन सुनकर पागल हो रहे हैं, और जिनको बिना पढ़ाए आप प्रमोट कर रहे हैं वो बिना सुने जाहिल बन रहे हैं। किस तरीके की गुणवत्ता भरी एजुकेशन हम देना चाहते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए विशेष रूप से जब हम लॉकडाउन या कोई पैंडेमिक में प्रतिबंध करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा किस मोहल्ले या कहां पर आए वहीं पर करें। पैन एक नीति लागू नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे बच्चों के, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और ये ऑनलाइन शिक्षा का एक पीछे और प्रयोग है इनका, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ें तो इट इज इम्पोजिंग द हिंदुत्व आरएसएस एजेंडा इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये सेंट्रलाइज कर देना चाहती है, सब कुछ केंद्रीकरण करना चाहते हैं। हम बात करते थे गवर्नेंस को विकेंद्रित करने की, हर चीज को। आपको पता है एक साक्षरता अभियान चलाया जाता होगा आपके जमाने में, सब ढानी एजुकेशन ले जाई जाती थी, लोग जुम्बिश और किस तरीके के कार्यक्रम करते थे। अब ये चाहते हैं कि सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए, और सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा वो भी ये तय करेंगे, और स्टेट्स उसको अडॉप्ट करेंगी। और कितना कम्युनल ये एजुकेशन को करना चाहते हैं, आप देखिए कितनी बारी और सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं। और इन सेंट्रलाइजेशन के पीछे क्या हाथ है, इसके पीछे भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। वो पूंजीवादी व्यवस्था जिसके ये हिमायती हैं, वो आज ये एजुकेशन में भी झलक रही है। डिजिटल इंडिया की बात करी थी इन्होंने, क्या हाल है उस डिजिटल इंडिया का? कितने लाख गांवों को आपने जोड़ना था और कुछ हजार गांव आप नहीं जोड़ पाए इंटरनेट से। सिर्फ शहर में इंटरनेट मिलता है, आपने एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर दिया। राहुल गांधी जी सदन में कह रहे थे कि 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं आप, एक गरीब का, एक अमीर का, और वही हो रहा है। डेटा नहीं है, पैकेजेस नहीं है, मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, किस तरीके से पढ़ेगा वो बच्चा, क्या समझ पाएगा? हम अगर किसी से मिलते हैं स्कूल में, किसी को खेलते हुए देखते हैं तो प्रभावित होते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम मोबाइल पे क्रिकेट देखते हैं तो हर कोई प्रभावित नहीं होता, फिर हम श्रोता ही बनकर रह जाते हैं। इसलिए मैं इस ऑनलाइन का, हमें टेक्निकली इक्विप बनाइए, ठीक है, लेकिन आप पूरे एजुकेशनल सिस्टम को ऑनलाइन पर मत कीजिए, ये बहुत घातक है हमारे लिए। मेरे पास एक बच्ची का पत्र है जिसने मुझे लिखा कि मैं पिछड़ चुकी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं 3 क्लास पीछे हो चुकी हूं, उसके नंबर भी हैं, मेरे को ऑनलाइन शिक्षा में कुछ समझने में नहीं आता, और मैं आज जिस परिस्थिति में 2 क्लास पीछे हो गई हूं, मुझे वहां पे कुछ नहीं आ रहा, पहले जो पढ़ा था वो मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। एजुकेशन ऐसी चीज है जिसे निरंतर आपको प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए। अगर गैप आ जाता है तो ब्लैंक हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बहुत जरूरी है मंत्री महोदय जी कि जब हम ऑनलाइन कक्षा की बात कर रहे हैं तो आज लाइब्रेरीज की कोई बात नहीं कर रहा। हम स्कूल तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हम सब कुछ बुक्स ऑनलाइन कर रहे हैं, हर किताब की एक ऑनलाइन वर्जन आ जाती है, तो आजकल लाइब्रेरीज और पुस्तकालयों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी इस सदन की लाइब्रेरी में कोई दिखता होगा, कोई एक आधा एमएलए जाते, कोई नहीं जाता, कोई उसका यूज नहीं लेता। लाइब्रेरीज स्टोर द एनर्जी दैट फ्यूल्स द इमेजिनेशन, they open up the windows of the world and inspire us to explore and achieve and contribute to the improving quality of life. और अगर ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक रट्टा विद्या चालू हो जाएगी जो इस वैज्ञानिक युग के अंदर बेमानी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस पे भी फोकस करें। दूसरी बात आती है लेबोरेटरीज की, आप विशेष रूप से इसका भी एक्सटेंशन कीजिए। विदाउट लेबोरेटरीज मेन ऑफ साइंस आर सोल्जर्स विदाउट आर्म्स। प्रयोगशालाओं के बिना विज्ञान के लोग बिना हथियारों के सैनिक हैं। और ये शोध ऐसा है कि लंबा चलता है तब इसकी कोई गुणवत्ता भरी आउटकम निकलती है, एक दिन में नहीं हो सकती। अब मैं आऊंगी हायर एजुकेशन पे। 80% हायर एजुकेशन इज प्राइवेटाइज्ड। जो बार बार ये कह रहे हैं, सदन के उपनेता व्यास विद्यालय पे उस पे कह रहे थे कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स बहुत मशरूम हो रहे हैं। अनरेगुलेटेड फीस का मामला हम देखते हैं,
उनकी गुणवत्ता और क्वालिटी का कोई चेक नहीं है। लेकिन उसके पीछे हम भी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी सदन में बात कर रहे थे, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे नेहरू 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 नेहरू। राहुल गांधी जी ने बात करी गरीबी पर, एमएसएमईज पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स पर, किसान पर, क्रोनी कैपिटलिज्म पर, चाइना पर, शिक्षा पर। प्रधानमंत्री जी का जवाब आया कांग्रेस नेहरू, कांग्रेस नेहरू, 60 साल कांग्रेस नेहरू, 60 साल कांग्रेस नेहरू, 60 साल। जयनारायण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जयनारायण जोधपुर वाले पे भी आऊंगी, जिसने उस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन को डिसमेंटल कर दिया। कुलपति जगदीश कुमार, पूरे विश्व में जिसने एजुकेशनल सिस्टम्स की नींव को हिलाया, जो विश्व भर की चर्चा रहे, जेएनयू का भट्टा बिदाने का श्रेय जिसे जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति का गढ़ बनाया उस शैक्षणिक संस्थान को, एकेडमिक माहौल के लिए जाना जाता है जेएनयू, उसका क्या हाल किया? घटिया मानसिकता का टैंक बनाना चाहते हैं। आरएसएस की नीतियों को आगे बढ़ाने के कारण इन कुलपति जी को एक्सटेंशन मिलता है। और वहां नहीं रुकी बात, उसके बाद इन्हें यूजीसी का चेयरपर्सन बना दिया जाता है। और आप कहते हैं कि हम एजुकेशन के प्रति बहुत गंभीर हैं। ये देखिए आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं। कोई जांच नहीं हुई, कुलपति के रूप से मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब वहां पर हमला हुआ। फिर अब नई जेएनयू की वीसी आई है, मेरिट पे आई है नेचुरली, प्रोफेसर शांतिश्री दुल्लीपुडी, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। 2011 में पुणे यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सुनंदा पवार समिति ने उन आरोपों को सही पाया, 5 इंक्रीमेंट रोके गए और जेएनयू की वीसी बन गई। क्यों बन गई? कि जिस राम की आरएसएस और भाजपा बात करते हैं, उसके महिमा मंडन की प्रचारक थी, नाथूराम गोडसे की समर्थक थी। किसान आंदोलन को परिजीवी आंदोलन कहने वाली, शाहीन बाग के प्रदर्शन को अवैध जिहादियों का प्रदर्शन कहने वाली, बाद में उन्होंने अपने ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए। इनको जेएनयू की वीसी बनाया जाता है। कैसा भविष्य होगा? क्या हम देंगे कि हमारे बेहतरीन पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम्स को आप निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं? ये जेएनयू को जनेऊ बनाने का काम करेंगी, ये इनके एजेंडा है। जामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? नागरिक संशोधन अधिनियम के अंदर जो छात्र विरोध कर रहे थे उनको मारा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, शिक्षा के मंदिर को जंग का मैदान बना दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया? अब्बा जान, गर्मी, ये नहीं है, ये नहीं, इससे नहीं बनेगा देश हमारा। लेकिन मैं आपको आंकड़े बता देना चाहती हूं फिर भी, जो शिक्षा मंत्री ने 2021 में रैंकिंग की सूची जारी करी, यही जेएनयू इनके लाख प्रयासों के बाद भी आज दूसरे नंबर पर आता है। यही जामिया इनके लाख प्रयासों के बाद आज भी हिंदुस्तान में 6ठे नंबर पर आती है। और वही अलीगढ़ हिंदुस्तान में आज 10वें नंबर पर आता है कि हमने कितनी पुख्ता नींव रखी होगी। मैं मंत्री महोदय जी आपसे विशेष अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस नेहरू के बारे में बार बार सदन में बात किया जाता, वो नेहरू थे जिसने साइंटिफिक टेम्पर की बात करी। ये अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्पर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस तो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, गाय ऋषि मुनि इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप माध्यमिक शिक्षा के अंदर नेहरू को लाइए, आप माध्यमिक शिक्षा के अंदर नेहरू के सेक्युलरिज्म को पढ़ाइए, आप माध्यमिक शिक्षा के अंदर नेहरू स्टडी केंद्र बनाइए।
और बच्चों को बताइए कि व्हाट इज फ्री इंडिया, व्हाट इज न्यू इंडिया एंड व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में हर साल मार्च फॉर साइंस होता है और 2017 से इसकी शुरुआत हुई। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में संघ सरकार द्वारा हमेशा इसकी कटौती की जा रही है। यह साइंटिफिक टेम्पर के लिए बता रही हूं विशेष रूप से। आप अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में यह नाम तो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन देखिए सिस्टमैटिक रूप से उसके विरोध में कैसा काम करते हैं। और सभी शहरों के अंदर वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता सड़क पर आकर हर साल प्रदर्शन करते हैं। विज्ञान को व्यवसाय की तरह मत देखिए। शोध से तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह एक रचनात्मक गतिविधि है जिसको कई वर्ष लगते हैं और यह बहुत चिंताजनक स्थिति आज आप भारत में क्रिएट कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं सिर्फ ऐसे पंगु लोग आए जो अंधभक्त हों। अब मैं आऊंगी स्कॉलरशिप ऑफ SC ST जो आप रैशनलाइज करना चाहते हैं। मैंने पिछली बार कहा था रोहित वेमुला दैट स्टूडेंट SC का जिसने आत्महत्या कर ली, यह आपकी देन थी। आप SC ST वर्ग पर हमला कर रहे हैं, दलितों का दमन कर रहे हैं। राइट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस SC ST के 60% पद IIT IIM और केंद्र यूनिवर्सिटीज में खाली हैं और 12,000 और दूसरे पद खाली हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की युक्ति संगत बनाने हेतु राज्य सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी प्रतिवेदन देती है जो बहुत ही खतरनाक है। 3 करोड़ विद्यार्थियों को प्रभावित करेगी। SC ST, OBC माइनॉरिटीज, इन जाति तथा कैटेगरी के बावजूद समान स्कॉलरशिप इन्हें दी जाए। कमाल बात करते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें रिजर्वेशन देता है, इनकी परिस्थितियां बड़ी भिन्न हैं। आपस में लड़ाने के लिए आप रैशनलाइजेशन कर देना चाहते हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है वो है, हमने सबने देखा और हमने सब उन यूक्रेन के बच्चों की पीड़ा को महसूस किया। अनरेगुलेटेड फीस के कारण जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंटेलिजेंट बच्चे यूक्रेन जाकर मेडिकल और टेक्निकल और दूसरी चीजों में भर्ती लेते हैं। आपके मंत्री क्या कहते हैं जोशी जी कि यहां पे जो फेल हो जाते हैं बच्चे वो वहां यूक्रेन में जाकर दाखिला लेते हैं। आपको किसने अधिकृत सर्टिफिकेट देने के लिए तय किया? Who are you to judge the intellect of those children? Who are you to give the certificate to those children? और वो भी जब जीवन और मरण की बात आई हुई है। कौन किस कारण जाता है वो जरूरी नहीं है। आप अपनी लीपापोती करना चाहते थे। सदन के उपनेता समग्र चिंता की बात कर रहे थे, लेकिन कोई सेफ इवैक्यूएशन प्लान आपने बनाया नहीं। एक बोकस हॉरिबल एडवाइजरी आपने निकाल दी कि खारखीव से आप अपने रिस्क पर निकल जाइए। अब आपने अपने मंत्री वहां खड़े कर रखे हैं कि PR एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप प्लेन में बैठे तो आप मोदी के जयकारे लगाइए। यह आप करना चाहते हैं। ऑपरेशन गंगा, मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में जब गंगा के अंदर शव तैर रहे थे तब आपको ऑपरेशन गंगा करना चाहिए था, तब आपको याद नहीं आया। लेकिन क्योंकि यूपी में चुनाव है तो यूक्रेन के बच्चों को लाने के लिए आपने नाम दिया ऑपरेशन गंगा। क्या तालमेल हुआ? और जब नमामि गंगे की क्या हालत है, खैर एजुकेशन पे चर्चा कर रही हूं इसलिए इस पे नहीं बात करूंगी, लेकिन ऑपरेशन गंगा आपको जब करना चाहिए था तब आप दीदी और दीदी कर रहे थे और आपका खेला होबो हो गया। PR एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी हायर एजुकेशन पे। उपनेता सदन में बोल रहे थे और मैं उन्हें सुन रही थी। बहुत ही उम्दा वक्ता हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन उससे भी कहीं ज्यादा है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अपने तथ्यों को सदन में रखते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी कला के साथ वो पूरे सदन को गुमराह कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुकुरमुत्त की तरह मशरूम हो रहे हैं। हर साल इस सदन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आप घोषणा करती हैं। आप क्या नए विश्वविद्यालय खोलने के खिलाफ हैं?
आपने कहा ये यहाँ आया, जो मैं देख रही थी प्लेन की उड़ान की तरह, ये भी जोधपुर आया, ये भी जोधपुर आया। क्या आप जोधपुर विरोधी हैं? जब आप सीकर से मेडिकल इंस्टीट्यूशन चूरू ले जाते हैं तब हम तो प्रश्न नहीं करते। आपने कहा कि एमबीएम विश्वविद्यालय की स्थापना के ऊपर आपने कहा कि स्थापना तो आपने कर दी, लेकिन उसके अंदर फैकल्टीज वगैरह आपने नहीं खोली। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आपकी शिक्षा नीति भी बहुसंख्या विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करती है। क्या आप उसका विरोध कर रहे थे? मैं आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हूँ। वो प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, वो सेंट्रलाइजेशन की बात करती है, वो हिंदुत्व के एजेंडा को बैकडोर से एंट्री कराना चाहती है। फिर आपने कहा कि एमबीएम विश्वविद्यालयों के शिक्षक फैकल्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि उसमें कुलपति, रजिस्ट्रार तथा वित्तीय नियंत्रण की नियुक्ति महीनों पहले हो चुकी है। एक और बात आपने कही, मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि सरदारपुरा, और आपने जो एड्रेस पढ़े वो सरदारपुरा का एड्रेस तो था, लेकिन वो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का एड्रेस नहीं था। और वो जो कॉलेज खुलेगा वो लूनी के विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा। आपने व्यास विद्यापीठ के इंस्पेक्शन कमेटी की बात करी और आपने कहा कि 2 जयनारायण व्यास के 2 प्रोफेसर शामिल हुए जो 2013 की भर्ती के थे। वो दोनों प्रोफेसर एमबीएम कॉलेज के थे और 2013 में एमबीएम कॉलेज में कोई भर्ती नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर होना क्या गुनाह है? आपने बात करी कि इस विश्वविद्यालय को एनएनएसी से द्वारा एक्रेडिटेशन नहीं हुआ है। पहले आप एक्रेडिटेशन तो ले लीजिए श्रीमान जी, पहले विश्वविद्यालय स्थापित तो होने दीजिए। स्थापित होने से पहले एक्रेडिटेशन कैसे लेंगे? फिर आपने कहा कि 28 शिक्षक गिरफ्तार हुए क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा था वो गिरफ्तारियां कराना, और उन सबको आपने रेगुलर कर दिया। मैं फिर आपको बताना चाहती हूं कि यह एकदम गलत तथ्य था। नियमित किए गए शिक्षक हैं उनमें एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ था, एक भी। और जो गिरफ्तार हुए उनका मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। फिर आपने कहा कि तत्कालीन कुलपति जेल चले गए थे। कंक्लूड करें माननीय सदस्य। एक लास्ट पॉइंट बोल के तो मैं ये भी बताना चाहती हूं कि जयनारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कोई भी कुलपति जेल नहीं गए। अब मैं बात करूंगी लास्ट पे जो आपका प्रमुख एजेंडा है सीबीआई का। रीट पेपर लीक पर आप सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये सीबीआई, 2 सदन में लोग हैं जिनको शोभा नहीं देती, या तो आपको नहीं देती या मुझे नहीं देती जब हम सीबीआई की बात करते हैं। क्या है सीबीआई? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम व्यक्ति से पूछिए तो आप जानते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या है सीबीआई? ये वो टूल है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक हत्या करने के लिए। पॉलिटिकल मर्डर फॉर टारगेटिंग योर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। क्या आप इस पर विरोधाभास रखते हैं? दिस इज द न्यू पॉलिटिकल कल्चर। पहले अरेस्ट कीजिए, फिर एविडेंस मैन्युफैक्चर करिए। यह सीबीआई। और आपने सुना होगा जब शांति धारीवाल जी कह रहे थे जब हम आते हैं इधर तब हम सीबीआई को नहीं मानते, जब ये इधर आते हैं तब ये सीबीआई को मानते हैं, हम इधर आएंगे तब हम भी सीबीआई को मानते हैं। मुझे लगता है कि सीबीआई का खेल अब बंद कर देना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो आप लाते नहीं हैं। फ्लॉड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं। नाम बदलने में महारत है आपकी। मेरा एक सुझाव है आपको, नाम बदलने में महारत है, सार्वजनिक कर नहीं रहे प्रधानमंत्री की डिग्री, पक्का नाम बदलने में पीएचडी करी होगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सेंटर ऑफ बायस्ड इन्वेस्टिगेशन का नाम दे देना चाहिए।
और इससे कहीं अधिक, समाप्त करें माननीय सदस्य। ये लास्ट पॉइंट एक पर, और इससे कहीं अधिक समग्र चिंता की जब आप बात करते हैं, दुर्योधन अंधे थे, गांधारी ने कृत्रिम अडॉप्टेड अंधापन धारण किया, और मोदी जी जो कर रहे हैं आप सब ने वो अडॉप्टेड समग्र अंधापन धारण किया। कम से कम इसमें तो एक राय हो और कहिए कि सीबीआई को प्रतिबंधित कीजिए। यह प्रताड़ित करने का क्रूरतम खेल नहीं तो अनवर्थ चलता रहेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मुझसे ज्यादा कौन जानता है सीबीआई की पीड़ा को? कौन समझ सकता है इस पीड़ा को? हम न्याय की उम्मीद में जीवन से चले गए इन हाथों में मैंने उन्हें खो दिया न्याय की टकटकी के लिए। इसलिए सीबीआई के लिए, चाहे मैं इधर बैठूं सदन में, चाहे इधर बैठूं किसी भी बार, मैं सीबीआई की हिमायती कभी नहीं होगी। और लास्ट में ये 4 लाइन कहकर उस पीड़ा को जो सीबीआई के लिए बात करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि टॉर्चर करा जा सके, एक नया पॉलिटिकल टारगेट लिया जा सके, इस राजनीति से ऊपर उठिए। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। उनका जुर्म कोई और था, उनका जुर्म कोई और था, उनको सजा कोई और मिली। धन्यवाद।